डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग हम लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप बच्चों को चैनल के माध्यम से हमारे जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी सुझाव देना चाह रहे हैं अपना सुझाव भी दीजिए ताकि आप लोग सुझाव फॉलो करते हुए हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण योग पढ़ रहे थे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए उसी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चरवाहे रैखिक समीकरण योग, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म, दो चरवाहे रैखिक, इसी को रेखी भी कहते हैं, रेखीय समीकरण, समीकरण युग्म। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, युग्म। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स, यही हम लोग पढ़ना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग सॉल्व करना सीख रहे थे। यानी जो क्लास 9 का सिलेबस था, क्लास 9 के सिलेबस में हम लोगों को दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ना रहता था। यानी वेरिएबल दो थे, वेरिएबल दो थे, लेकिन समीकरण क्या था? एक ही था। अब यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण रहेगा, यानी वेरिएबल दो रहेगा, दो चरवाहे रैखिक समीकरण रहेगा और दो समीकरण भी रहेगा साथ में। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को, दो समीकरण को एक ही साथ हम लोग पढ़ना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग इसी के हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग, और जैसे इसी को हम लोग युगपत समीकरण भी कहते हैं, युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो ये पिछली क्लास में इसको बताया हूँ। तो हम लोग पिछली क्लास में दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे बीजगणित माध्यम से सॉल्व किया जाता है और कैसे जो है ज्यामिति के मेथड सॉल्व किया जाता है, ये सब हम लोग जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मैं जो है माइक को जो है सेल चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। हाँ, आए हम लोग पिछली क्लास में जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे बीजगणित के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे जो है उसको ज्यामिति के माध्यम से सॉल्व करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग पिछली क्लास सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे सिलेबस में, यानी क्लास 10 के जो सिलेबस में दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ पढ़ना है। तो अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही दो चरवाहे रैखिक समीकरण को, दो समीकरण को एक साथ पढ़ेंगे और उसको जो है हम लोग सबसे पहले जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी आपको सिलेबस जो दिया गया है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से सॉल्व करने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल मेथड ही दिया है।
तो ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है एक चरवाहा ज्योमेट्रिकल मेथड से दो चरवाहा रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है, जब तक यह जानकारी आप सब नहीं रहेगी तब तक दो चरवाहा रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से ज्योमेट्रिकली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पिछली क्लास में आप चूँकि क्लास 9 पढ़े हैं इसके बावजूद मैं जो है रिवाइज करा दिया दो चरवाहा रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से कैसे ज्योमेट्रिकली मेथड सॉल्व किया जाता है, कैसे अलजेब्रिक मेथड सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को जानकारी हो गई। किसी अगर बच्चे कोई डाउट है तो आप जो है जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसके बाद इसके साथ साथ मैं जो है क्लास 9 में बहुत डीपली में पढ़ाया हूँ दो चरवाहा रैखिक समीकरण को अलजेब्रिक मेथड से भी और ज्योमेट्रिकल मेथड से भी। तो हाँ, एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। जब तक आप जो है दो चरवाहा रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से यानी बीजगणित के ग्राफ के माध्यम से और बीजगणित के माध्यम से जब तक नहीं सॉल्व करना आप सीखेंगे तब तक दो चरवाहा रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है, पिछली क्लास में भी बताते हुए आ रहा हूँ। तो आइए हम लोग जो है अब दो चरवाहा रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ना शुरू करें जो हमारे सिलेबस में है। तो आइए हम जो आपके बुक दिया है मैं आपके बुक को ही जो है आधार लेकर चल रहा हूँ। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है तो यूपी बोर्ड जो बुक है या कोई और जो भी बुक आपके पास है दो चरवाहा रैखिक समीकरण के योग में आप जो है ओपन करके वहाँ अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइए जो है बुक में आप देखिए, बुक में पहले आपको इंट्रोडक्शन करके बताया है, भूमिका के रूप में बताया है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप बुक अपनी ओपन करके सामने ओपन करके वहाँ पढ़ते रहिए, बुक मिलाते रहिए। जैसे क्या कह रहा है आप भूमिका में क्या कह रहा है, आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसी नीचे दी गई है। क्या दिया गया है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी गेंट व्हील मतलब कि विशाल जो व्हील होती चरखी नहीं होती मेले में लगी रहती है, उसमें लोग इस तरह चलती है, उसे वही जो सवारी कर रही थी। फिर समझिए, अखिला अपने गांव के एक मेले में वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल है। क्या खेल है, जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक रिंग को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। इस तरह से जो है हुपला नामक खेल है। तो उसमें जो है अखिला जो है जब मेले में अपने गांव गए तो वहाँ चरखी की सवारी करना चाह रही है और हुपला जो है खेल खेलना चाह रही है। तो उसके आगे फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं इस इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है आगे। तो मतलब कि उसने क्या, फिर समझ लीजिए, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक बल रिंग को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने जो है चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार जो है हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। ध्यान समझिए, आपके यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक बता रहा है आपको जो है अब इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको जो है दो चरवाहा रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से कैसे हम लोग उसको पढ़ते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वहीं आपको ले जाना चाह रहा है। तो अखिला नामक एक लड़की है जिसके गांव में जो है मेला लगा है। मेले में जो है चरखी की सवारी लगी है और हुपला नामक खेल भी है। लड़की जो है मेले में गई, उसने जो है सवारी भी करना चाह रही थी और हुपला नामक खेल भी खेलना चाह रही थी। तो उसने जो है
होपला नामक जो है खेल भी खेला और उसने सवारी भी किया। और एक बार सवारी करने के लिए जब उसमें जब आप सवारी, जिसमें लड़की जब चरखी में सवारी कर रही थी, एक सवारी करने के लिए उसको 3 रुपये देने होते थे और होपला को एक बार खेलने के लिए खेल को 4 रुपये देने होते थे। इस तरह से उसने जो है कुल 20 रुपये खर्च किया। कितना खर्च किया? 20 रुपये खर्च किया। तो अब इसमें आप बताना है कितनी बार उसने जो है चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने जो है होपला नामक खेल खेला। यही जो है इस तरह बताना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन यहाँ दे रहा है। कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन ये दे रहा है और कि जितनी बार उसने होपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत लिखा है। यहाँ पर जो है आप बुक में थोड़ा गलत लिखा गया है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले में सही लिखा गया है। यहाँ पर होना ये चाहिए कि जितनी बार उसने वहाँ पर, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, होपला का खेल उसने चरखी की सवारी जितनी बार किया उससे आधी बार खेला। यानी ऐसे कहना चाहिए उसको कि होपला का खेल उसने चरखी की सवारी की जितनी बार किया है उससे आधा बार खेला। इस तरह समझिए। कहने का मतलब ये यहाँ पर लिखा ये होना चाहिए कि अखिला ने होपला खेल चरखी की सवारी किए गए सवारी की आधी संख्या में खेला। इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन आप जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम वाली बुक में लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में लिखा है। जब इंग्लिश मीडियम हम पढ़ाएंगे आपको, अभी तो हिंदी मीडियम क्लासेस चल रही हैं, हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जल्द ही ले आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के बुक में जो है आप लिखा है, तो मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा आप पेशेंस रखिए। तो इंग्लिश मीडियम की भी बुक है, उसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। आप जो है अपनी बुक में पढ़ते रहिए, तब तक उसके आगे और पढ़िए। उसके आगे पढ़ते रहिए और सोचिए कैसे लगाया जाएगा इसको, कैसे सॉल्व किया जाएगा। बुक अपनी पढ़ते रहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम बुक रखे हैं उसको आप पढ़ते रहिए। देखिए आप क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव कम्स across situation like the one given below. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the gimt fields and play hopla, a game in which you throw a ring on the items kept in a small and eat. The rings covers any objects completely, you get it. Then अब इसके बाद देखिए यही कहना है ना, the number of times she played, मतलब the number of times she played, उसने खेला, क्या खेला, होपला, is half the number of rides she had on the games field। कहने का मतलब उसने जो होपला खेला है, जो जितनी बार सवारी किया उसकी आधी संख्या में खेला है। मतलब कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है, जितनी बार उस चरखी की सवारी की है उसकी आधी संख्या में क्या खेला है, उसने होपला खेल खेला है। यही आप कह रहा है। लेकिन आप हिंदी मीडियम बुक में आप गलत वहाँ लिखा गया है। तो आप वहाँ से जो है उसको चाहे अपने माइंड में उसको फिट कर लीजिए और चाहे जो है वहाँ आप सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है, हिंदी मीडियम तो है गलत लिखा है। तो आइए हम लोग हिंदी मीडियम बुक पर चलते हैं।
बुक अपनी मिलाइए। बुक अपनी मिलाइए। फिर से एक बार समझिए। भूमिका में आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसे नीचे दी गई है। क्या दी गई है? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक मतलब खेल है। क्या खेल है? एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय रिंग को फेंकते हैं और यदि वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। उसके बाद फिर क्या करा? जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार जो है उसने चरखी की सवारी की। गलत लिखा है। यहाँ लिखना यह चाहिए था जितनी बार उसने जो है चरखी की सवारी की है उसकी आधी संख्या जो है उसने हुपला खेल खेला है। क्योंकि यहाँ इस तरह से लिखा है, लेकिन जो उसका स्टेटमेंट वहाँ पर लिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिख रहा है वो इसका उल्टा लिख रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिस तरह से लिखा है उस तरह से यहाँ लिखा गया है गलत। तो अभी आप आगे देखेंगे तब फिर क्या है, उसके आगे फिर क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि उसने कितनी बार जो है चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किया? तो ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एक आपके यहाँ बता रहा है कि अखिला ने जो है मेले में गई। मेले में उसने हुपला का खेल खेला और चरखी की सवारी की। चरखी की सवारी एक बार करने के लिए 3 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और हुपला को एक बार खेलने के लिए जो है 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह से उसने 20 रुपये हुपला का भी खेल खेला, उसने चरखी की भी सवारी की और इस तरह से उसने 20 रुपये खर्च किया। तो अब यहाँ बताना है कि कितनी बार उसने हुपला खेल खेला, कितनी बार जो है उसने चरखी की सवारी की। और उसके बाद एक कंडीशन और आप क्वेश्चन वहाँ लगा दे रहा है, क्वेश्चन में कि लगाए दे रहा है कंडीशन कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है, या ऐसे समझिए जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है उसकी आधी बार या उसकी आधी संख्या में उसने हुपला खेल खेला है। इस तरह से कंडीशन लगा रहा है। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? तो यहाँ जैसे आप अनुमान विधि से जो है कुछ जो है आप कुछ अनुमान फिट कर सकते हैं कि सपोज दैट जो है कि 4 रुपये लग रहा है हुपला खेलने के लिए और 3 रुपये चरखी सवारी खेलने के लिए लग रहा है। तो 2 बार जो है चरखी सवारी किया गया, तो 2 बार चरखी सवारी करेगी तो 6 रुपये तो हो गया। उसके बाद अभी जो है 14 रुपये बच रहा है। 14 रुपये बच रहा है तो 3 बार अगर हुपला खेलेगी 4 3 12 हो गया, तो अभी तब भी 2 रुपये बच रहा है। तो आप इस तरह से आप दिमाग में सोचेंगे कैसे लगाएंगे, इस तरह से आप सोचेंगे तो वही आपको जो है बुक में यहाँ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हो सकता है कि आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थितियाँ लेकर चलें। यदि उसने एक बार सवारी की, क्या यह संभव है? क्या यह भी संभव है कि उसने 2 बार जो है सवारी की? दो बार सवारी की। और आगे जैसे देखिए इत्यादि। इस तरह से जैसे आप कि अपने दिमाग सोचेंगे कि उसे 1 बार सवारी किया, 2 बार किया, इस तरह से आप जोड़ेंगे 3 रुपये के हिसाब से। 2 बार हुपला खेला, 3 बार खेला, इस तरह से आप जो है 4 रुपये के हिसाब से जोड़ेंगे। तो जो 20 रुपये खर्च किया उसे एडजस्ट करें कितना बार जो है उसने हुपला खेल खेला, कितनी बार उसने जो है चरखी सवारी की। तो लेकिन जो है इस तरह से आप क्वेश्चन निकालें बहुत जटिल होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको इंडिकेट क्या कर रहा है? अब यही इंडिकेट यहाँ से कर रहा है कि इसके लिए जो ये स्थिति बता रहा है इसके लिए 2 समीकरण बनेंगे। कहने का मतलब अभी हम लोग 2 चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण माध्यम से पढ़ना सीखे थे या एक ही समीकरण माध्यम से जानते थे क्लास 9th में। क्लास 10th में आपको जो है वही 2 चरवाए रैखिक समीकरण को 2 समीकरण के माध्यम से जो है पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको दे रहा है, जो अखिला के बारे में इसने बता रहा है, अखिला के लिए जो कंडीशन बन रही है यहाँ से जो है आपको 2 चरवाए रैखिक समीकरण को पढ़ने के लिए आपको क्या हो रहा है?
आपको दो चरवाहा रैखिक समीकरण को जो है बताने को उसने प्रयास कर रहा है। कहने का मतलब अब हम लोग जो है दो चरवाहा रैखिक समीकरण की तरफ चल रहे हैं कि दो चरवाहा रैखिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो आइए जो है हम लोग इसको जो है कैसे इसको दो चरवाहा रैखिक समीकरण की तरह से हम बना करके कैसे दो चरवाहा रैखिक समीकरण बनाएंगे और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि उसने जितनी बार उसने सवारी किया उसकी आधी संख्या बार उसने क्या होपला खेल खेला। तो अगर जैसे यहाँ पर अगर हम मान ले कि अखिला के द्वारा किए गए सवारी की संख्या, किए गए चरखी की सवारी की संख्या, किए गए चरखी की सवारी की संख्या कितनी है, x है। और अखिला के द्वारा होपला खेला गया कितना है, हम y मान ले रहे हैं। अखिला के द्वारा खेले गए होपला की संख्या कितनी है, y हम मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कह रहा है कि एक बार सवारी करने के लिए 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और एक बार होपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह से मेले में जो अखिला जब गई थी उसने सवारी भी किया है, उसने जो है होपला भी खेला है जिसके लिए उसने 20 रुपए खर्च किया है। तब वहीं से आप पूछ रहा है कितनी बार उसने सवारी किया है चरखी की, अब कितनी बार होपला खेला है। तो उसने वही मैं मान ले रहा हूँ कि माना जो है अखिला के द्वारा किए गए चरखी की सवारी संख्या x है और अखिला के द्वारा खेले गए होपला की संख्या क्या है, y है। इस तरह से मैं मान ले रहा हूँ। तो आइए जैसे देखिए, तो अब यहाँ से जो कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन क्या बन रही है, पहली कंडीशन क्या कह रहा था कि जितनी बार जो है उसने चरखी की सवारी की है उसकी आधी बार जो है जितनी संख्या में उसने चरखी की सवारी किया है उसकी आधी संख्या में जो है उसने होपला खेला है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चे तब क्या हो जाएगा, जैसे होपला जो है उसने जितनी बार खेला है कितनी बार खेला है, y बार हम लोग माने हैं। यानी अखिला के द्वारा खेले गए होपला की जो संख्या है कितनी है, y है। और अखिला के द्वारा सवारी करने की संख्या कितनी है, x है। तो इसका मतलब जो कह रहा है कि होपला जो खेला है किसके बराबर खेला है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है उसकी आधी संख्या के बराबर। तो यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना, इसका x का आधा x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यही क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हुआ। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से जैसे फिर क्या कह रहा है, फिर दूसरी बार क्या कह रहा है कि उसने जो है होपला खेल भी खेला है और उसने चरखी सवारी भी किया है जिसके लिए उसने जो है कुल 20 रुपये खर्च किया है। तो अब होपला कितनी बार खेला है, यस y बार। होपला कितनी बार खेला है, y बार। और चरखी सवारी कितना बार किया है, यस बार किया है। अब एक बार सवारी करने की जो रुपया लगता है, एक बार सवारी करने की जो रुपया लगता है कितना लगता है, 3 रुपये लगता है। और एक बार होपला खेलने के लिए 4 रुपये लगता है। तो इस तरह से उसने कुल 20 रुपये खर्च किया है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यस बार सवारी किया है और y बार जो है होपला खेला है। तो जैसे देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई बच्चा जो गया स्टेशनरी की दुकान गया, कोई बच्चा, उसने जो है 2 पेन लिया, दो पेन लिया और दो जो है पेंसिल लिया, 2 पेन लिया 2 पेंसिल लिया, ध्यान समझिए। और एक पेन का जो है मूल्य कितना है, 4 रुपये है, सपोज दैट
एक 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 मूल का सॉरी एक पेन का जो है मूल्य 4 रुपये है, या ऐसे समझिए एक पेन का जो है मूल्य 4 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपये है, 3 रुपये है। और 2 पेन उसने खरीदा है, 2 जो है पेंसिल खरीदा है, और सब उसको कितना देना पड़ा, कितना रुपए देना पड़ा है, 14 रुपये देना पड़ा है। तो ये 14 रुपये कैसे आया? जैसे देखिए दो पेन उसने खरीदा है और एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य कितना है, 4 रुपये है। और कितनी पेन खरीदा है, 2 रुपये, सॉरी कितनी पेन खरीदा है, पेन कितनी खरीदा है, 2, और एक पेन का मूल्य कितना है, 4 रुपये है। फिर जो है 2 पेंसिल खरीदा है, 2 पेंसिल खरीदा है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, और कितना हुआ तभी, अब टोटल 14 रुपये खर्च किया है उसने, टोटल जो है 14 रुपये खर्च किया है। अब जैसे इसको गुणा कर ले, 4 दूनी 8 होगा प्लस 3 दूनी 6 होगा, 8 और 6 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा, यानी 14 रुपये आया, 14 रुपये आया, 14 रुपये आया ना। तो इसी तरह जैसे बच्चे जो हम जैसे एक पेन का मूल्य क्या है, एक पेन का मूल्य क्या है, 4 रुपये है, और उसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, जितनी पेन की संख्या है, जितनी पेन की संख्या है, पेन संख्या कितनी है, 2। इसी तरह एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये है, और इसमें हम गुणा किसका कर रहे हैं, जितनी पेंसिल की संख्या है 2 का। तो इसी तरह जैसे बच्चे एक बार सवारी करने के लिए 3 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और किए गए सवारी की संख्या कितनी है, किए गए सवारी की संख्या कितनी है, यक्स है। तो इसका मतलब क्या, अगर यक्स बार उसने सवारी किया, यक्स बार सवारी किया और एक बार सवारी करने का खर्च 3 रुपये है, तो इसका मतलब अगर यक्स बार जो है, यक्स बार उसने सवारी किया है तो 3 उसमें गुणा करेंगे, इतना मतलब 3 यक्स जो है पैसा खर्च हुआ। बात समझ नहीं, प्लस फिर अब होपला कितनी बार, जैसे होपला जो है उसमें वाई बार खेला है, और एक बार होपला खेलने का रुपये कितना है, 4 रुपये है। इसका मतलब 4 हम किसका गुणा करेंगे, जितनी बार होपला खेला उसकी संख्या, तो इस यहाँ पर किसका गुणा करें, 4 गुणे वाई, और ये किसके बराबर है, कितने रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर। जैसे देखिए भाई यहाँ पर 2 पेन खरीदा आपने ना, बच्चा 2 पेन खरीदा, और 2 पेन का कितना मूल्य हो जाएगा, 4 रुपये के हिसाब से, यानी एक पेन का मूल्य 4 रुपये है, तो 2 पेन मूल्य क्या होगा, 4 गुणे 2 करेंगे, नहीं 2 क्या है, 2 क्या है, पेन की संख्या है। इसी तरह यहाँ पर एक बार सवारी करने का मूल्य कितना, 3 रुपये है, और सवारी की संख्या कितनी बार किया है, 10 बार किया है, तो 10 गुणा करेंगे, नहीं करेंगे। फिर प्लस जो है, जैसे आप एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये है, और कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल है, तो 3 हम 2 गुणा किए हैं ना। इसी तरह जो है वाई जो है क्या है, वाई क्या है यहाँ पर, आपको अगर उल्टा लग रहा है तो इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। जैसे देखिए वाई क्या है, खेले गए होपला की संख्या है, और एक बार होपला खेलने कितने खर्च हैं, 4 रुपये है, तो वाई गुणा 4 करेंगे, नहीं करेंगे, समझना नहीं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी जैसे पेन की संख्या में उसके मूल्य को गुणा कर रहे हैं, पेंसिल का संख्या गुणा उसके मूल्य कर रहे हैं, इसी तरह जो है यक्स बार उसमें सवारी किया गया है, यक्स बार उसमें सवारी किया है, एक बार सवारी करने का जो खर्च है 3 रुपये है। इसी तरह जो है वाई बार उसमें जो है होपला खेल रहा है, एक बार होपला खेलने के 4 रुपये है। इस तरह से सब इसको दोनों जोड़ देंगे तो टोटल खर्च कितना आया है, 20 रुपये आया है। अब इसी तरह इसको गुणा कर लीजिए, 3 में जब यक्स गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x आएगा, 3x प्लस 4 में जब y गुणा करेंगे क्या आएगा, 4y आएगा, 4y आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, ये 20। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है, y है, एक वेरिएबल क्या है, x है। एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ भी क्या है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। यानी 2 चर यहाँ भी है, 2 चर यहाँ भी है, 2 चर है यहाँ भी, 2 चर यहाँ भी है, एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है। कहने का मतलब अब 2 चर हो गया, 2 चर वाला समीकरण है, 2 समीकरण भी है।
दो चर वाला समीकरण हमको मिल रहा है, दो समीकरण भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दो चर वाले समीकरण को हम लोग दो चर वाले, इसका मतलब क्या है, दो चर वाले समीकरण को हम लोग दो समीकरण के माध्यम से साथ साथ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। बात समझ नहीं है रही। अभी पिछली क्लास में या क्लास 9 के सिलेबस में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण माध्यम से पढ़ना रहता था, लेकिन अब जो है, अब यहाँ अखिला के माध्यम से जो आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपके सिलेबस में, आपके बुक में, उसके माध्यम से अब यहाँ क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मतलब उसी के माध्यम से आपको जो है आपको कहाँ ले जाया जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं। तो अब जो कंडीशन बन रही है, यहाँ दो चर वाला समीकरण है और दो समीकरण भी मिल रहा है, तो दो समीकरण मिला कि नहीं मिला, दो वेरिएबल है, दो समीकरण मिल गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना रहता है। यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इसी को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे इसी को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। यानी अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अखिला के माध्यम से हमको इस तरह कंडीशन ही मिल रही है कि हमको दो समीकरण प्राप्त होने लगे। अब दो समीकरण प्राप्त होने लगे, यानी दो वेरिएबल है, दो समीकरण प्राप्त होने लगे हैं। अब दो समीकरण है, दो समीकरण है, दो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तमाम विधियां हैं। हम लोग जो है जो विधि है आप सिलेबस में, हम लोग एक एक विधि जो है बारी बारी सब जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो है और जो है आपको जो दिया है बुक में उसको देखते हैं। आप बुक में इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नोट करिए इसको। हो गया, नोट हो गया। आइए हम इसको अब अपने बुक में आप ओपन कर देखिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी वेरिएबल दो है और दो समीकरण भी है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर लिए क्या, मिटा दूं मैं इसको, मैं मिटा दे रहा हूँ कि नोट करेंगे अभी। अच्छा बुक आप देखते रहे, मैं बोल रहा हूँ, बुक आप ओपन कर देखते रहिए। क्या कह रहा है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपके यहाँ की बुक क्या कह रहा है, क्लास 9 से याद कीजिए कि निम्न समीकरण दो चरों के रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। जैसे आपको उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे कैसे हैं। जैसे पहला क्या दिया है, पहला यहाँ पर क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस तरह से एग्जाम्पल दे रहा है। इसी तरह जैसे और एग्जाम्पल दे रहा है, क्या एग्जाम्पल दे रहा है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरह से एग्जाम्पल दे रहा है। ये भी देखिए दो वेरिएबल यहाँ भी है, एक x है एक y, दो चर है, यहाँ भी दो चर है, एक x है एक y है, दो चर है। इस तरह से आप क्लास 9 में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप पढ़े हैं सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से। जैसे और भी दे रहा है, जैसे आपके बुक में लिख रहा है क्या, x माइनस 0y 0 इंटू y और माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरह से भी दे रहा है। सर एक मिनट इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है। अब ये इसी को कह रहा है, अर्थात x इक्वल टू 2। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है क्या है, 0 है। जब y का कोएफिशिएंट 0 रहेगा, तब मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, जब y का कोएफिशिएंट 0 रहेगा तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ये जो y का कोएफिशिएंट जैसे देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हम लोग क्या पढ़े थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं ये बताया था कि a b
ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ए जीरो हो जा रहा है तब ए वाला पद जीरो रहेगा, यानी एक्स का गुणांक अगर जीरो हो गया तो जीरो गुणा जब एक्स करेंगे तो ए पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर बी जीरो हो जा रहा है तो जीरो गुणा जब वाई करेंगे तो ए वाला पद जीरो हो जाएगा, और जब दोनों जीरो हो जाएगा तो कोई समीकरण बन ही नहीं पाएगा। और ए बी सी मैं बता क्या है, रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्याएं हैं, ये पिछली क्लास में बताया हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर y का जो गुणांक है क्या है, जीरो है। y गुणांक जब जीरो है तो इसका मतलब पद जीरो हो जाएगा। इसको हम दिस इम्प्लाई दैट मतलब इंगित कर रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू क्या मैं 2 भी लिख सकता हूँ। इसी आप बुक लिखा है कि अर्थात x इक्वल टू 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज x इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है? अभी जो आपको बुक माध्यम दिया मैं वही आप इंट्रोडक्शन में करा रहा हूँ, ताकि आप दिमाग में कि बने कि क्या आप हमारे सिलेबस में है, क्या हमको पढ़ना है। आइए जो है यहाँ तक नोट हो गया? नोट हो गया? इसको नोट कर लिए। अब इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ, नोट करिए, नोट करिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे तब बढ़े मिटा करके। आइए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अपनी बुक जो है ओपन करके देखते रहिए, बुक ओपन करके देखते रहिए, इसके नीचे फिर क्या लिख रहा है। पढ़ते रहिए क्या लिखा है। इसके आगे क्या कह रहा है, आप यह भी जानते हैं कि वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों क्या है, शून्य नहीं है। ये सब पिछली क्लास में बताया हूँ, वही यहाँ कह रहा है। और नहीं है, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए प्यारे बच्चे, क्लास 9 तक जो है आप सिर्फ दो चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण माध्यम से पढ़ रहे थे। तो यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म पढ़े थे, जहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। वास्तविक संख्याएं जो है वे संख्याएं होती हैं, आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, पहला ही चैप्टर है, अभी हम पढ़ाए नहीं हैं। वहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो वास्तविक संख्या बहुत डीपली हम बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ सीधा सीधा समझिए कि कोई भिन्न रहेगा वो भी जो है वास्तविक संख्या में आएगा, कोई पूर्णांक रहेगा वो भी जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरह से ये सब वास्तविक संख्या में आएंगे। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या आएंगे, वास्तविक संख्या में। कहने मतलब ए बी सी की वैल्यू जो होनी चाहिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कहने मतलब ए बी सी की वैल्यू इस तरह से न हो जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक जो है संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी इमेजिनरी नंबर्स नहीं होना चाहिए, इस तरह संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, यानी नेचुरल नंबर हो, इंटीजर नंबर्स हो, फ्रैक्शन हो यानी भिन्न हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट? और यहाँ पर क्या हम पिछली क्लास में बताए थे कि ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए,
ये हम लोग पिछली क्लास बताए थे। और इसके बाद जो है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ए का वर्ग करेंगे बी का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग जो है जीरो बराबर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह कंडीशन में पिछली क्लास में बताया हूँ या क्लास 9 आप सब पढ़े हैं। वही बताना चाह रहा है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चौड़ाई रैखिक समीकरण को इस तरह से एक समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़े थे। सी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट। अब यही देखिए कि कह रहा है कि यह भी हम जानते हैं कि समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों एक्स और वाई में एक रैखिक वाला समीकरण कहलाता है। दो चरवाले रैखिक समीकरण का एक इक्वेशन कहलाता है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, प्रतिबंध जैसे ए और बी दोनों शून्य नहीं हैं, हम प्रायः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। यही जो मैं बताया हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही मैं जो बता रहा हूँ। आपने यह भी पढ़ा है कि ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों का युग्म होता है। यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह से जो दो चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े थे एक समीकरण के माध्यम से, यहाँ पर जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है एक्स और वाई के तमाम ऐसे वैल्यू होते थे, एक्स और वाई तमाम ऐसे मान निकलते थे, यानी एक्स का मान कुछ एक्स और वाई इस तरफ कोऑर्डिनेट हमको मिलता था ना, जैसे 2 3 फिर जैसे 4 6 इस तरह से 3 1 इस तरह से मान निकलता है। नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे पिछली क्लास में इस तरह में, यानी एक्स और वाई तमाम ऐसे मान होते थे पेयर में जोड़े में इस तरह से एक्स और वाई के, जिसको जो है इस इक्वेशन रखते थे तो हम लोग जो है देखते थे कि इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होता है, समान होता था। और इस एक्स और वाई के तमाम ऐसे वैल्यू पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता था। इसका मतलब क्या, ये सारी की सारी वैल्यू जिस पर जो है इक्वेशन का दाएं पक्ष बाएं पक्ष समान होता था एक्स और वाई के मान पर, वो सभी एक्स और वाई के मान क्या होते थे, इस इक्वेशन क्या होते, सोल्यूशन होते थे, हल होते थे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। और उसके बाद जो है फिर क्या कह रहा है कि हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, आपने अभी पढ़ा है कि ऐसे समीकरण है, ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, एक एक्स के लिए दूसरा वाई के लिए, जो समीकरण को दोनों पक्षों को बराबर करता है। वही जो बता रहा हूँ, एक्स और वाई तमाम इस तरह वैल्यू होती थी, जो इसको इक्वेशन हम लोग पुट करते थे, इक्वेशन के बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या करता, समान करता था। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। तो हाँ, एक्स और वाई के लिए जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर करता था। तो अब जैसे देखिए फिर क्या करा, उदाहरण के लिए आइए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 के लिए बाएं पक्ष यानी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं। यही कह रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में x इक्वल टू क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1 रखने के लिए कह रहा है, y इक्वल टू भी 1 रखने के लिए कह रहा है, y इक्वल टू 1 रखा जाए। तो बाएं पक्ष जैसे देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 x पोजिशन 1 रख रहे हैं, प्लस 3 y पोजीशन क्या 1 इक्वल टू 5। तो बाएं पास क्या है, 2 इंटू 1 करेंगे क्या है 2 आया, 3 इंटू 1 करेंगे क्या है 3 आएगा, इक्वल टू क्या है 5 है। तो 2 प्लस 3 जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, इधर भी क्या आएगा 5 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x बराबर 1 y बराबर जो 1 हम लोग लिए हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1 लेने पर इस इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 y बराबर 1 इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। इसी तरह से हम लोग क्लास 9 में पढ़ते थे। अभी इस तरह से आप x और y तमाम ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिस पर इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास क्या होता है, समान होता है।
यानी मैं पिछली क्लास से बताते हुए आ रहा हूँ, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब हम लोग एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे तो वहाँ हम लोग देखते थे दो चरवाहे रैखिक समीकरण के तमाम ऐसे जो है एक्स और वाई के जो यानी जो उसमें चर प्रयोग किए गए हैं, जैसे एक्स और वाई चर प्रयोग किया गया है, उस चर के जो है भिन्न भिन्न तमाम ऐसे मान होते थे जिस पर इक्वेशन का मान सेटिस्फाई होता था। जब जो इसमें वेरिएबल प्रयोग किया, चर प्रयोग किया गया, उसके भिन्न भिन्न मान के लिए जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को या दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जो है कई हल होते हैं, या तक कि अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, यही ये बताना चाह रहा है। तो इसको आप नोट करिए। नोट कर लिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है क्लास 9th में, वही आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन करा रहा है कि हम लोग पिछली क्लास में इस तरह से ऐसे ऐसे पढ़े हैं। तो ये सब जितनी चीज़ें बता रहा है बुक के माध्यम से आपको, ये सभी सभी हम लोग जो है पढ़े हैं, या हम अभी पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, सब आपको बताए हैं। मैं इसलिए पहले ही बता दिया ताकि आप लोग कोई डाउट ना होने पावे। तो कोई डाउट तो नहीं है ना, पिछली क्लास में बताया हूँ तो दिमाग में बन रहा है ना चीज़। जितनी चीज़ें मैं बताऊँ वही चीज़ देखिए आप बुक में लिख रहा है, तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया, तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आप इसके आगे जो है हम अगली क्लास में इसको देखेंगे फिर। तो थैंक यू सो मच।